प्रदेश हमारा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अच्छी खबर के साथ। मरीजों के लिए ये अच्छी और राहत भरी खबर। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई है। सरकार से वार्ता में सहमति बन गई है, तो सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी कर दिए गए हैं। जॉर्ड ने हड़ताल खत्म कर दी है और इसकी घोषणा कर दी गई है। तो कल सुबह 8 बजे से सभी रेजिडेंट डॉक्टर काम पर लौट जाएंगे। तो बता दें 11 दिनों से रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर थे और सरकार से वार्ता के बाद इनमें सहमति बन चुकी है। सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। कल सुबह 8 बजे से सभी रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल खत्म करके काम पर लौट जाएंगे। तो हड़ताल के बीच मरीजों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस बीच मरीजों के लिए ये राहत भरी और अच्छी खबर है। तो तमाम मांगों को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स पिछले 11 दिनों से हड़ताल कर रहे थे। सरकार और इनके बीच काफी बार वार्ता भी हुई, लेकिन सहमति नहीं बन पा रही थी। आज एक बार फिर से सरकार और डॉक्टर्स के बीच वार्ता हुई और सहमति भी बन गई है। सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। जॉर्ड ने हड़ताल खत्म करने की घोषणा कर दी है। कल सुबह 8 बजे से सभी रेजिडेंट्स डॉक्टर काम पर लौटेंगे। सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सहयोगी। सौरभ, वार्ता बन चुकी है, किन किन मांगों पर सहमति बन पाई? देखिए, तमाम मांगों पर उनकी सहमति जो है वो सरकार से बन चुकी है और इसी के बाद जो है वो हड़ताल समाप्त करने की घोषणा जो है वो की गई है। और नीट पीजी काउंसलिंग का जो मामला है वो केंद्रीय स्तर पर विचाराधीन है। इस लिहाज से केंद्र स्तर पर ही उस पर जो है वो उसका सुनवाई जो है वो होनी है। इस लिहाज से उस पर जो है वो ये विश्वास जताया गया है कि वहां पर भी इसको लेकर कोशिश हो रही है। इसके अलावा जो इनकी थीसिस और अन्य जो समस्याएं थी उनको पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा सुना गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा उन्हें सुना गया है और तमाम मांगे जो है वो एक तरह से मानी गई है। थीसिस जमा कराने की जो तारीख है उसे 28 फरवरी यानी अगले साल तक के लिए पोस्टपोन जो है वो कर दी गई है। साथ ही चिरंजीवी और भामाशाह योजना के संबंध में जो मामला रेजिडेंट डॉक्टर्स ने उठाया था। ठीक है सौरभ, आपके साथ बने रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ अमित यादव डॉक्टर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। डॉक्टर साहब, किन किन बातों पर सहमति बन पाई? मैम, हमने जो 8 सूत्रीय मांगे राज्य सरकार को सौंपी थी उन सभी मांगों पर लगभग सहमति बन गई थी हमारी। और सभी मांगों पर एक तय समय सीमा उसमें निर्धारित की गई है और हम सभी रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की उपस्थिति में एक सकारात्मक वार्ता रही। और ठीक है, सकारात्मक वार्ता रही, लेकिन पिछले 11 दिनों से हड़ताल जारी था। कौन सी वो मुख्य मांग थी जिस पर अटकलें लग रही थी और अब क्या वे मांग पूरी हो चुकी है? हाँ जी मैम, उसमें कुछ महत्वपूर्ण मांगे थी जिससे हम रेजिडेंट डॉक्टर्स पे जो वर्क प्रेशर था उसको डायल्यूट करने के लिए हमने सरकार से मांगे मानी थी। जिसके अंदर एक मुख्य मांग थी जो कि हमें जो रेजिडेंट डॉक्टर्स होते हैं उन पे जो चिरंजीवी और भामाशाह योजना संबंधी जो भी बाबूगिरी वाला क्लेरिकल वर्क होता है उससे मुक्त किया जाए ताकि हम मरीजों को और अधिक समय दे सके। उसके लिए एक टीपीएस सेल का बनाने के लिए एक तय समय सीमा के अंदर निर्धारित हुआ है कि एक टीपीएस सेल बनेगी जो वो क्लेरिकल काम सारा देखेगी। उससे रेजिडेंट डॉक्टरों को मुक्त किया जाएगा। एक अहम मानी ये थी। दूसरी, एक जेआर जो रिक्रूटमेंट किया है सरकार की तरफ से, हमारी उसमें ये थी कि एक तय समय सीमा बाउंड नहीं की जाएगी। 3 दिन तक की जो भर्ती निकली है वो एक सतत प्रक्रिया के लिए चले। जब तक पूरे 1054 डॉक्टरों की जो जेआर की पोस्टिंग निकाली है, 1054 डॉक्टरों की जब तक भर्ती नहीं हो जाती तब तक उस प्रक्रिया को बंद नहीं किया जाए। साथ ही सभी विभागों के अंदर जिसमें सुपर स्पेशलिटी, क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल सभी ब्रांचों में उनके जरूरत अनुसार सभी विभागों में जेआर का रिक्रूटमेंट दिया जाए। साथ ही हमारी एक वित्त विभाग की एक बड़ी जो उलझी हुई थी तकनीकी कमी की वजह से, जिसमें हमारे 3 इंक्रीमेंट मिलते थे और डिप्लोमा वाले को 2 इंक्रीमेंट मिलते थे। तो उसके अंदर भी हम वित्त विभाग को 2 माह के लिए पाबंद किया है। 2 माह के अंदर इस त्रुटि को निवारण किया जाएगा। तो ये हमारी लगभग सभी 8 मांगे मान ली गई है मैम।
जी बिल्कुल अमित जी, मांगे मान ली गई हैं और जो मरीज काफी समय से परेशान थे उनको भी राहत मिलेगी, लेकिन कुछ मांगों पर ये कहा गया है कि बाद में इनको पूरा किया जाएगा। इसके लिए क्या कुछ रणनीति आपकी ओर से, अगर बाद में इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो क्या कुछ किया जाएगा? बाद में उसमें एक समय सीमा दी गई है कि इसमें जैसे कि एक हमारे ये था कि जब रेजिडेंट डॉक्टर्स ज्वाइन करते हैं, जो इन सर्विस वाले होते हैं, जब ज्वाइन करते हैं तो उनके लगभग ये काफी कार्रवाई में हमारी सैलरी नहीं बनती नहीं है, लगभग 6 से 8 महीने लग जाते हैं। तो उसके अंदर ये तक जब नया बैच आएगा, नया बैच आने से पहले ही उसके पूर्व एक सेल गठित की जाएगी कॉलेज लेवल पे, सचिवालय लेवल पे और डायरेक्टरेट लेवल पे। उसमें नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। उसकी तय समय सीमा निर्धारित की है कि जब तक जैसे ही नया बैच आएगा उससे पहले ये सेल गठित हो जाएगी। तो बिल्कुल थोड़ा फिर विश्वास की भी बात होती है मैम। जी बिल्कुल अमित जी, विश्वास की बात होती है, लेकिन मान लीजिए 1% मांगे पूरी नहीं हुई तो इसको लेकर भी कोई रणनीति होगी आपकी ओर से, आगे क्या करेंगे? नहीं मैम, हमें माननीय राज्य मंत्री जो चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री है प्रसादी लाल जी पे पूरी तरह से विश्वास है। उन्होंने हमेशा अभी जब से हमारा ये आंदोलन का मांग रखी तो उनकी तरफ से सकारात्मक रवैया रहा है और उन्होंने तुरंत प्रभाव के साथ जीआर भी रिक्रूटमेंट भी निकाली है। माननीय सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर को भी चिट्ठी लिखी है। तो हम अभी तक जब भी हमने मांगों के लिए हमने जो भी वार्ता की उनका हमेशा सकारात्मक रवैया रहा है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि वो इससे डबल क्रॉस नहीं करेंगे और अपनी बातों पे जो हमने समझौता हुआ है आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी की उपस्थिति में, तो हमें पूरा विश्वास है कि एक जिम्मेदार जो सक्षम अधिकारी उनकी उपस्थिति में समझौता पत्र पे साइन हुआ है। तो निश्चित तौर पे अपनी बात से मुकरेंगे नहीं और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि नहीं मुकरे तो आगे इस तरह के कोई हमें ठोस कदम नहीं लेना पड़ेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और सौरभ गृहस्थी आपका भी तमाम जानकारियों के लिए। और रुक करेंगे अगली खबर का। महंगाई हटाओ रैली से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, महंगाई हटाओ रैली को स्थगित करने की मांग की गई है। पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल ने ये मांग उठाई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी भी लिखी गई है। ओमिक्रॉन और सीडीएस के निधन का हवाला दिया गया है। तो पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल ने महंगाई हटाओ रैली को रद्द करने की और स्थगित करने की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी भी लिखी गई है। ओमिक्रॉन और सीडीएस के निधन का हवाला दिया गया है। नो मास्क नो एंट्री, राज्य और केंद्र सरकार का यही कोरोना प्रोटोकॉल अब 12 दिसंबर को जयपुर में होने वाली महंगाई के रैली के लिए भी लागू कर दिया गया है। यानी कांग्रेस की रैली को लेकर उठाए जा रहे सवालों का सुरक्षा कवच ढूंढ लिया गया है। देखिए दिनेश शर्मा की एक खास रिपोर्ट। महंगाई रैली में सुरक्षा शील्ड, रैली में नो मास्क नो एंट्री। पूरे तरीके से मास्क 100% होना चाहिए। एक भी व्यक्ति मास्क के बगैर नहीं हो। ये हम लोग जहाँ से हमारा वर्कर चलेगा, लोग चलेंगे वहाँ से लेकर के चेक पोस्ट से लेकर के जो हमारी एंट्री पॉइंट होगा उससे लेकर के 12 दिसंबर को जयपुर में होने जा रही महंगाई हटाओ महारैली को लेकर कांग्रेस की तैयारियां जोरों पर हैं। लेकिन कोरोना की चिंता और विपक्ष के सवाल का जवाब भी ढूंढ लिया गया है। पीसीसी में हुई अहम बैठक में रैली में आने वालों के लिए योग्यता तय कर दी गई है और हमने पूरे तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि जो भी व्यक्ति आएगा वो डबल वैक्सीनेट होगा। वैक्सीन दोनों डोज लगाई हुई उनके होनी चाहिए और अगर ऐसा नहीं है तो वो आरटीपीसीआर जो हमारा टेस्ट है वो 72 घंटे पहले बाद का होना चाहिए, 72 घंटे के अंदर का वो लेकर के आएगा। वैक्सीनेशन या आरटीपीसीआर टेस्ट के साथ ही नो मास्क नो एंट्री वाला प्रोटोकॉल भी लागू होगा। पार्टी की तरफ से मास्क की भी व्यवस्था की जाएगी। पूरे तरीके से मास्क 100% होना चाहिए। एक भी व्यक्ति मास्क के बगैर नहीं हो। ये हम लोग जहाँ से हमारा वर्कर चलेगा, लोग चलेंगे वहाँ से लेकर के चेक पोस्ट से लेकर के जो हमारी एंट्री पॉइंट होगा उससे लेकर के सुनिश्चित करेंगे। और हमने वहाँ पर 2 लाख मास्क अलग से वहाँ रखे हैं। हर गेट के ऊपर जहाँ से भी एंट्री होगी
100% अगर वो मास्क लगा रहा है तो ही उसको एंट्री करेंगे, और नहीं होगा तो उसको मास्क हम लोग दे देंगे। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच हो रही इस रैली में पार्टी की ओर से कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना करवाई जाएगी। वहीं एक बार फिर से दावा किया गया कि रैली ऐतिहासिक होगी। तो लोगों में उत्साह है और आक्रोश भी है केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ, और वो आक्रोश अब किस रूप में, कहां कितने लोग आ जाएं, आप अंदाज नहीं लगाओगे। हमने जो हमारा आइडिया लगा रखा है उससे भी कहीं ज्यादा आने वाले हैं लोग बाग। अब आप देखिए जयपुर में 1200 बड़ी बसों की बात लोग कर रहे हैं कि साहब हम 1200 बसें तो हमको चाहिए, हम भरेंगे। माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में पार्टी के देश भर के बड़े नेता इस रैली में शामिल होंगे। 12 दिसंबर को एक ही फ्लाइट में दिल्ली से 180 नेताओं के दिल्ली से जयपुर पहुंचने की भी खबर है। रैली की व्यवस्थाओं का जिम्मा संभालने के लिए पार्टी ने 11 समितियां गठित की हैं, यानी महारैली की महा तैयारी की जा रही है। सुरक्षा के साथ ही कोरोना के खतरे को लेकर खास व्यवस्था की गई है। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। अगली खबर का रुख करेंगे। शिक्षा मंत्री बनने के बाद पहली बार डॉक्टर बीडी कल्ला बीकानेर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने आवास पर जनसुनवाई की। वहीं मंत्री कल्ला ने शिक्षा विभाग में किए जाने वाले नवाचारों को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्कूलों में ऑनलाइन या ऑफलाइन शिक्षण व्यवस्था की गई है। साथ ही सभी के लिए हमेशा के लिए ई क्लास व्यवस्था भी की जा रही है। वहीं 12 दिसंबर को होने वाली कांग्रेस की महारैली को लेकर कहा कि रैली में कोरोना गाइडलाइन की पूरी व्यवस्था की जाएगी। मंत्री कल्ला से एक्सक्लूसिव बात की हमारे बीकानेर संवाददाता विक्रम जागरवाल ने। जी सर, बड़े विभाग का प्रभार अब आपको दिया गया है। पहले जो ऊर्जा और जो पेयजल का था वो भी बड़ा विभाग था, लेकिन शिक्षा विभाग क्योंकि आप पहले भी रहे हैं और काफी अपेक्षाएं हैं लोगों से, तो किस तरह से अब नवाचार शिक्षा विभाग बनेगा? शिक्षा विभाग मेरे लिए कोई नया विभाग नहीं है। मैं 81 में ही सबसे पहले संस्कृत शिक्षा का डिप्टी मिनिस्टर बना था। उसके 1 साल बाद मुझे हायर एजुकेशन और प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन का स्टेट मिनिस्टर बनाकर टूरिज्म, आर्ट एंड कल्चर का इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया था। कुल मिलाकर इस विभाग में काम करने की बहुत गुंजाइश है। बहुत से नवाचार हुए हैं और भी नया नवाचार करने की गुंजाइश बनी रहती है। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि मैं विद्यालय प्रबंधन समितियों को प्रभावी बनाऊंगा, और जिस तरीके से एक प्राइवेट स्कूल का मैनेजमेंट अपने स्कूल का मैनेजमेंट करता है, उसी प्रकार से हमारी स्कूल प्रबंधन समिति इतनी इफेक्टिव हो कि वो हर महीने मिले, उस स्कूल का 25 वर्ष का मास्टर प्लान बनाए कि उस स्कूल में क्या कमी है, क्या और होना चाहिए, तथा कोई भी डोनर उसको सहयोग करना चाहे तो अपने स्तर पर विद्यालय प्रबंधन समिति स्वीकार करे और इसका पूरा चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से पूरा हिसाब रखें। एल्यूमिनाइज का सम्मेलन करें। एल्यूमिनाइज को उस स्कूल के प्रति जो उसमें पढ़कर डॉक्टर, इंजीनियर अथवा कोई RS अफसर बना है या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बना है, अच्छा व्यापारी बना है, उनको भी स्कूल से जोड़े, ताकि विद्यालय प्रबंधन समिति और एल्यूमिनाई हर स्कूल के अच्छे होंगे तो निश्चित रूप से स्कूल का प्रबंधन अच्छा होगा। शहरी इलाके में हर शख्स को अपना आशियाना मिले, इसके लिए सरकार प्रशासन के संग अभियान की शुरुआत की गई है। लेकिन सरकार के इस ड्रीम अभियान में हेरिटेज नगर निगम सरकार की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा। सिविल लाइंस जोन इस अभियान में फिसड्डी है। और पेश है हमारे संवाददाता लवली वधवा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सरकार के अभियान में अफसरशाही का पलीता। प्रशासन शहरों के संग अभियान में आप खुद जानते हो, पट्टों को लेकर मुख्यमंत्री के फोटो के साथ विज्ञापन छप रहे हैं, सारी रिलैक्सेशन है, क्लियर है, फिर भी कोई अधिकारी नहीं देता। प्रदेश में सरकार की ड्रीम अभियान को अफसर पलीता लगाने में लगे हुए हैं। सुस्त अफसरशाही और बेवजह फाइलों को अटकाने के चलते अभियान की मंशा के अनुरूप काम नहीं हो पा रहा है। दरअसल 2 अक्टूबर से शुरू हुए को अधिकारियों की लापरवाही नुकसान पहुंचा रही है। जयपुर की प्रॉब्लम दूर करना हमारी जिम्मेदारी, हम जनसेवक हैं। मैं खुद ग्रेटर भी जाएंगे, ग्रेटर में भी मीटिंग लेंगे, JDA में भी मीटिंग लेंगे
और जेडीए में भी कॉलोनी वाइज बुला के क्लियर करके पट्टों को क्लियर करवाएंगे। अभियान लगातार चलेगा। अभियान तब तक नहीं रुकेगा जब तक अधिक से अधिक लोगों को लाभ नहीं मिल जाए। कोशिश ये है कि अंतिम छोर पर जो खड़ा है उसको भी पट्टा मिले। हालांकि अब हेरिटेज निगम में पट्टा देने की गति बढ़ाने की कोशिश हो रही है। मेयर और कमिश्नर को दिक्कतों को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। प्राइमरी हमारी फाइल्स तैयार हो गई है, तो पट्टे का जो डिस्पोजल है उसकी स्पीड में प्रोग्रेस आएगा। पिछले 2 महीनों से फाइल्स का मूवमेंट और तैयारी बढ़ रही थी। अब ये प्रोग्रेस हमारी काफ़ी अच्छी से इम्प्रूव होगी। इसके लिए हमने पार्षदों को इन्वॉल्व करने के लिए दोबारा पार्षदों की मीटिंग भी रखी है कल और परसों में, जिसमें सारे पार्षदों को बुला के उनको इन्वॉल्व किया जाएगा और उनको पट्टे की एक्टिविटीज़ में उनको भी हेल्प ली जाएगी। आपको बता दें कि हेरिटेज नगर निगम में मुख्यालय समेत 5 जोन हैं। पट्टे देने और एप्लीकेशन का निस्तारण करने के मामले में किशनपोल जोन की स्थिति सबसे बेहतर है। वहीं अभियान में आमेर हवा महल जोन सबसे फिसड्डी है। बहरहाल सरकार का फोकस है कि शहरी निकायों की जनता को राहत दी जाए और इसके लिए सरकार ने कई बड़े फैसले भी लिए हैं, मगर निकायों की सुस्त अफसरशाही इस अभियान को पलीता लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए लवली वधवा की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब बात शराब माफिया के मनमानी की। नियम कानून को ठेंगे पर रखकर देर रात तक यहां खुली रहती है शराब की दुकान और तय कीमत से ज्यादा पर मिलती है यहां शराब। कानून की धज्जियां उड़ाने का ये कारनामा है धर्मनगरी नाथद्वारा का और इस गैर कानूनी गतिविधि में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े होते हैं। कैसे, देखिए अल्केश सनाडी की ये रिपोर्ट। धर्मनगरी नाथद्वारा में माफिया की मनमानी। समय बताओ आप लोग, क्या समय हो रहा है? समय बताओ भैया। देर रात तक मिलती है शराब, ठेंगे पर कानून। घड़ी करके 9:30 बज चुकी है और अभी भी शराब की दुकान खुली हुई है। यह है नाथद्वारा का नजारा। धर्मनगरी के लिए मशहूर नाथद्वारा में देखिए शराब के कारोबारियों की करतूत, जो ना तो किसी कानून से बंधे हैं और ना ही किसी नियम से। यहाँ देर रात तक खुली रहती है शराब की दुकानें और गुलजार रहता है शराब का कारोबार। लेकिन उससे भी खतरनाक बात यह है कि जिन पर इसे रोकने की जिम्मेदारी है, यानी पुलिस, इससे आंखें मूंदे रहती है। देखिए इस तस्वीर को। नियम को ठेंगे पर रखकर शराब की दुकान खुली है। सामने से पुलिस की गाड़ी गुजर रही है, लेकिन कार्रवाई तो दूर, इस और झांकना भी मुनासिब नहीं समझते। हालांकि सवाल करने पर जांच का झुनझुना तैयार है। आप हमारे को बताइए, हम जांच कराएंगे। अगर उसमें किसी की नेग्लिजेंस है या इस तरह का कौन सी गाड़ी थी, क्या था। उदयपुर पुलिस के रेंज आईजी हिंगलाज दान जांच की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि अब ध्यान देंगे, तो सवाल है कि अब तक क्या कर रहे थे। अभी आप जो बता रहे हैं तथ्य, इसके बारे में भी हम हमारे अधिकारियों को इसके बारे में चर्चा करेंगे और इस तरह की व्यवस्था करेंगे कि जो राज्य सरकार के द्वारा नियम निर्देश दिए गए हैं उनके पालना हो। नियम के मुताबिक सुबह 10 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक ही शराब की दुकान खुली रहनी चाहिए। तो क्या पुलिस विभाग को शराब की दुकानें खुलने का नियम नहीं पता, या आंख मूंद कर काले कारोबार को तरजीह दी जा रही है? आरोप तो ये भी है कि तय समय के बाद न सिर्फ शराब बिकती है, बल्कि ज्यादा कीमत भी वसूली जाती है। अगर पुलिस आंख मूंदे रहेगी तो माफिया तो कानून तोड़ेंगे ही। अल्केश सनाड है, न्यूज़ 18 राजसमंद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।